सम बेसिक कंसेप्ट्स और नेशनल इनकम जो है वो सारी एक यूनिट के अंदर कवर होते हैं। तो नेशनल इनकम के जो जो पॉइंट्स आज मैं कवर कराऊंगा नॉर्मल से पॉइंट्स होंगे, और एक हैवी टॉपिक करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट वाला, ठीक है। वहां तक टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, प्लस उसके जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट होंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में सारा कवर करेंगे। स्टार्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज होते क्या चीज है। देखो गुड्स होते हैं टेंजिबल, क्या होते हैं टेंजिबल, जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज क्या होती है इनटेंजिबल, क्या होती है इनटेंजिबल, जिसको सिर्फ हम क्या कर पा रहे हैं फील। और जैसे एग्जांपल है तुम्हारे पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो क्या है गुड्स, क्योंकि उसको आप देख सकते हो, टच कर रहे हो, वो क्या आ गया गुड्स की कैटेगरी, मतलब गुड्स क्या होते हैं वो। और सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो चीज क्या आ रही है सर्विसेज, उसको सिर्फ तुम क्या कर पा रहे हो फील, कि हाँ सर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या है सर्विसेज दे रहा है, आप सिर्फ फील कर पा रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता वो कैसे क्या चीजें कर रहे हैं। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हो, आपको नहीं पता वो मनी ट्रांसफर हो कैसे रही है, सिर्फ आप क्या कर पा रहे हो उसको फील कर पा रहे हो कि सर एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जा रहा है। क्लियर। तो वो सर्विसेज की कैटेगरी में, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो, वो किस कैटेगरी में आ रहा है सर्विस, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता वो मैसेज डिलीवर हुआ कैसे। क्लियर। तो गुड्स दैट इज टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, दैट मींस सीन। कैन बी स्कार्स, स्कार्स मतलब कमी, किसी चीज की कमी होना, गुड्स की कमी हो सकती है। क्लियर। विच कैन बी यूजफुल, जो यूजफुल है, फॉर एग्जांपल है कि स्टाइलिश यूजफुल है, मैं इससे कुछ मार्क करना चाहता हूं, मैं मार्क कर पा रहा हूं इस पे। एंड विच कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। प्लस इट कैन बी ट्रांसफरेबल, क्या हो सकता है ट्रांसफरेबल, मतलब आज मेरे पास गुड्स, मैं किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, दैट इज नोन एज गुड। क्या बोलते हैं उसको हम गुड। कोई डाउट। सर्विसेज क्या होती है बेटा इनटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर पाएंगे फील, क्या कर पाएंगे फील। विच कैन नॉट बी सीन, देख नहीं सकते इसको। प्लस इनकेपेबल ऑफ बीइंग स्टोर, आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते। एग्जांपल लाइक बैंकिंग, अब बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं, हमने क्या बैंकिंग की सर्विसेज है, बैंकिंग की कोई गुड्स नहीं बोलते। क्लियर, क्योंकि वो जो हमें प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज है, हम सिर्फ उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने मैनेजमेंट भी पढ़ा था, मैनेजमेंट की एक सर्विस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर्विस की कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि हम उसको फील कर पा रहे हैं, ना कि हम उसको स्टोर कर पाएंगे या फिर उसको टच कर पा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड को और क्या बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स। क्यों बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कौन कंज्यूम करता है इसको कंज्यूमर। जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, जो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स। द गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो गुड्स हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा मोबाइल फोन, मुझे मोबाइल फोन चाहिए था, मैं लेकर आया, वो मुझे क्या कर रहा है डायरेक्टली सेटिस्फाई कर, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। क्या जो तुमने गुड्स जैसे लाइक टी शर्ट शर्ट जो भी है जो तुमने वियर की है, क्या उसके अंदर कुछ एडिशन कर सकते हो? नहीं। तुम्हारा मेन पर्पस ये तो नहीं था कि मैं ये गुड्स लेकर आऊंगा, उसमें कुछ एडिशन करूंगा, उसके बाद सेल आउट करूंगा, ये पर्पस तो नहीं था। वो किसके लिए लेकर आए थे? अपने लिए लेकर, अपनी कंजप्शन के लिए लेकर आए थे। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो वो गुड्स कभी भी प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए यूज नहीं हो, ठीक है, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में वो कभी भी यूज नहीं हो सकता। कोई डाउट? एग्जांपल लाइक मिल्क, बेटा मिल्क एक कंज्यूमर लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है? कंजप्शन पर्पस के। या फिर मान के चलते उस मिल्क से वो पनीर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, बट उसका मेन पर्पस कभी भी ये सेल करना तो नहीं है, वो पनीर बनाकर क्या करना चाहेगा? खुद कंज्यूम करना चाहेगा। तो वो किस कैटेगरी में रहेगा बेटा? कंज्यूमर गुड्स। एक कार हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं, हाउस होल्ड मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो वो भी किस लिए परचेज कर रहे हैं? अपनी कंजप्शन के लिए परचेज कर रहे हैं, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में रहेगा मेरा? कंज्यूमर गुड्स। किस कैटेगरी में रहेगा? कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं?
जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे किसको, ह्यूमन वांट्स। समझ आ रहा है पॉइंट बेटा? 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं, या सर्विसेज को भी हम गुड्स की कैटेगरी में ले चलते हैं। एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, और थर्ड ड्यूरेबल, एंड लास्ट सर्विसेज। बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स को और बोलते हैं हम पेरिशेबल गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स या फिर सिंगल यूज गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सिंगल यूज गुड्स। क्योंकि वो गुड्स होते हैं जो एक ही बारी में ही हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे, या जिसकी लाइफ साइकिल अराउंड 1 वीक की होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मंथ्स की होगी, उससे ज्यादा उसकी लाइफ साइकिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक मिल्क, मिल्क की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 1 डे। आज लिया, नेक्स्ट डे तक कंज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? खराब हो। क्लियर है? एप्पल आज लिया, अगर हाफ कट करके खा लिया तो जो सेकंड हाफ पीस है उसका, वो आपको जल्दी से जल्दी खाना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर एक रेड लेयर आनी शुरू हो जाएगी और वो खराब होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सिंगल यूज गुड्स, दैट इज नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सेकंड, ऐसे ही बेटा बिस्किट्स है, बिस्किट की नो डाउट शेल्फ लाइफ 3 to 4 मंथ्स की होती है अंडर द पैकेट, बट जैसे वो पैकेट ओपन हुआ, आपने उसमें से 10 पीसेस में से लेटर से 2 पीसेस कंज्यूम कर लिए, तो जो रिमेनिंग 8 पीसेस है वो आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो खराब होने शुरू हो जाए। क्लियर है? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्यों? क्योंकि उसको हमें ऑन द स्पॉट या फिर जल्दी से जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इनकी जो वैल्यू होती है बेटा, जो प्राइस होता है, वो हाई होता है, लो होता है? लो। तो इनके प्राइसेस क्या रहेंगे? लो। कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट आता है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कौन से होते हैं सेमी ड्यूरेबल? जिसकी लाइफ शेल अराउंड 1 ईयर की होती है। कितने की होती है? 1 ईयर। फॉर एग्जांपल लाइक आपके क्लोथ्स, आपने जो क्लोथ पहने हुए हैं, जो लेकर आए हो आज, उसकी मोस्टली लाइफ साइकिल क्या होगी? 1 साल होगी, कि उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। जो क्रोकरी है उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी? अराउंड 1 ईयर की होगी, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो वो गुड्स जिसकी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास हो, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा बेटा? मेरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है? जिनकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है? फॉर एग्जांपल लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, वो सारे किस कैटेगरी? कार होगी, वो सारे किस कैटेगरी में रहेंगे मेरे? ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम तक चलेंगे, और उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? हायर। ठीक है? अब कार कोई 10-20 हजार की तो आएगी नहीं, लाखों की आती है। ठीक है? तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और वैल्यू ज्यादा है तो उसको हम ज्यादा टाइम तक कंज्यूम कर पा रहे। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? तो पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? सिंगल यूज गुड्स, जो एक ही बार में या जल्दी से जल्दी हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 1 ईयर की होती है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। हायर वैल्यू गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स, और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? लॉन्गर, 1 ईयर से ज्यादा। और सर्विसेज तो बेटा अभी हम पढ़ के हटे हैं, जो कि इनटेंजिबल होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, और क्या करें? डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई। ठीक है? जैसे एग्जांपल है डॉक्टर, लॉयर, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई डाउट है यहां तक? समझ आ गया? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? वो गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है। अभी मैंने आपको कंज्यूमर गुड में एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का। किसका एग्जांपल दिया था? मोबाइल फोन क्या था? एक कंज्यूमर गुड, क्योंकि कौन कंज्यूम कर रहा था उसको? कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा। बेटा वो मोबाइल फोन एक बड़ी सी मशीन पर बना, तब जाकर वो मोबाइल बना ना, वहां पर मशीन बन रखी होगी, उस मशीन से बना होगा। वो मशीन किसके लिए बनी थी? प्रोड्यूसर के लिए। किसके लिए बनी थी? प्रोड्यूसर के लिए। तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल गुड्स। तो वो गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, वो गुड्स जो प्रोड्यूसर ने एज एन इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल भी यूज करेगा। ठीक है? तो वो कैपिटल में नहीं आएगा उसका। तो वो गुड्स जो प्रोड्यूसर एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है, जो प्रोड्यूसर गुड लेकर आया, जिसका मेन पर्पस उसकी इन्वेस्टमेंट है, ना कि उस गुड को आगे सेल करेगा, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा? मेरा कैपिटल गुड्स। अब मुझे एक चीज बताना, जो कैपिटल गुड्स होते हैं
उसकी वैल्यू क्या होगी, हायर होगी लोअर होती है, हायर, हायर वैल्यू होती है। और उसके बाद जिसको बार बार यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कि एक ही बारी प्रोडक्शन करें उसके बाद फेंक देंगे, बार बार यूज ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो वो ड्यूरेबल होंगे नॉन ड्यूरेबल होंगे, ड्यूरेबल, क्या होंगे, ड्यूरेबल। समझ आया पॉइंट। सो कैपिटल गुड्स कौन से, वो फिक्स्ड एसेट जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स, यूज्ड ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स, बार बार यूज करेंगे, यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड हैव अ हायर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, और ड्यूरेबल इन नेचर। एग्जाम्पल लाइक मशीन, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे किस कैटेगरी में रहेंगे बेटा, मेरा कैपिटल गुड्स। फीचर्स क्या है, गुड्स कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर, कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर। अब मुझे एक चीज बताना, मुझे मोबाइल फोन डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा था या मशीन डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही थी, मोबाइल, और ये मशीन मुझे कैसे सेटिस्फाई कर रही थी, इनडायरेक्टली, क्योंकि जो मुझे मोबाइल फोन चाहिए था वो कौन बनाकर दे रहा था, मशीन, तो मशीन मुझे इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती थी। समझ आया पॉइंट। सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। मैं कहता हूं मेरे पास स्टार्टिंग में 5 मशीन्स थी, एट द एंड मेरे पास 7 मशीन्स आ जाती, स्टार्टिंग में कितनी थी 5, एट द एंड कितनी है 7, तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी मशीन में इन्वेस्टमेंट की, 2, कितनी मशीन में इन्वेस्टमेंट की, 2, तो मैंने एडिशन किया सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन, किसमें एडिशन किया, कैपिटल गुड्स, किसमें ऐड किया, कैपिटल गुड्स। सो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये जरूर लिखना है यहां पर, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कोई डाउट, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। क्या सारी मशीन कैपिटल गुड्स होती हैं, नहीं, क्यों, वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करती है। सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती, वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करेगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम स्विंग मशीन का, बेटा एक सिलाई मशीन, अगर हम लोग घरों में इसको यूज कर रहे हैं, हमारे मदर यूज कर रहे हैं उसको, वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने घर के लिए, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा, मेरा कंज्यूमर गुड्स। किस कैटेगरी में रहेगा, कंज्यूमर, क्योंकि वो हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर। वही मशीन अगर एक टेलर यूज करता है, टेलर किस लिए यूज करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि उससे प्रोडक्शन करे और उसके बाद उसको सेल करे। क्लियर। तो वो उसके लिए क्या होगी, इन्वेस्टमेंट, क्या होगी उसके, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किसमें आएगी, कैपिटल गुड्स, किसमें आएगी, कैपिटल गुड्स। स्विंग मशीन वही अगर एक शॉपकीपर लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, रीसेल के लिए, अगर वो रीसेल के लिए लेकर आएगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। सो हम नहीं कह सकते कि कोई भी गुड कैपिटल है, कोई भी गुड कंज्यूमर है, कोई भी गुड इंटरमीडिएट। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी यूज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी यूज के ऊपर। कोई डाउट है बेटा यहां तक, पक्का। अब क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, क्या ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, मान लो अ टैक्सी परचेज बाय द टैक्सी ड्राइवर इज अ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड, कैपिटल गुड। व्हाई, क्यों, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो किस पर्पस के लिए लेकर आए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आए, उससे पैसा कमाना चाहे। अ मोबाइल फोन परचेज बाय अ मोबाइल फोन डीलर, इट इज एन इंटरमीडिएट, क्यों, रीसेल पर्पस के लिए लाए। समझ आ रहा है पॉइंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, डू यू एग्री और नो। क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं, आप एग्री करते हैं, नहीं करते। देखो क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोड्यूसर गुड्स होते कौन से, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन पर्पस। किसके पर्पस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस। अब प्रोड्यूसर 2 तरह के गुड्स यूज करता है बेटा, एक तो रॉ मटेरियल, क्या कर रहे हैं वो, रॉ मटेरियल, दूसरा वो मशीन।
ये दो चीजें यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी यूज कर रहा है और मशीन भी। अब बेटा रॉ मटेरियल क्या है उसके लिए? इन्वेंट्री। क्या है उसके लिए? इन्वेंट्री। या फिर क्या बोलते हैं उसको हम? करंट कैपिटल। क्या बोलते हैं? करंट कैपिटल। वो चीज जो विद इन अ ईयर खत्म हो जाएगी, यही होता है। और मशीन क्या होगी मेरी? फिक्स्ड एसेट, दैट इज कैपिटल गुड्स। यही होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल हैं वो सारे प्रोड्यूसर हैं कि नहीं है? हाँ, जितने कैपिटल हैं वो तो सारे प्रोड्यूसर हैं, बट जितने प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर रॉ मटेरियल भी आएगा। समझ आया पॉइंट? तो अगर रॉ मटेरियल भी आ रहा है तो वो मेरे कैपिटल का पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ पॉइंट है? सो ये चीज अगर आपको क्वेश्चन आता तो आपने एक्सप्लेन क्या करना है कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो। कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट लाइक मशीन और इन्वेंट्री लाइक रॉ मटेरियल। सो फिक्स्ड एसेट आर द कैपिटल गुड्स। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों? प्रोड्यूसर में रॉ मटेरियल भी आता है। आया समझे पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, ये विजिबल है पीछे सबको? फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेटा? छोड़ दो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ तो पढ़ा हुआ है अभी तक, माना जीरो है। जो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो फाइनल यूजर यूज करता है। ठीक है, कौन यूज करेगा? फाइनल यूजर। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे प्रोड्यूसर यूज करता है। हम बोलते हैं फाइनल गुड्स आर द दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर। क्यों? हमने अभी तक दो एग्जांपल लिए, एक मोबाइल फोन का और एक मशीन का। बेटा मोबाइल फोन किसके लिए बना था? कंज्यूमर। हमारे लिए बना था, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या हुए? उसके फाइनल यूजर हुए, राइट? बट वो मोबाइल फोन किससे बना? मशीन से। वो मशीन किसके लिए बनी थी? प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर ने उसमें क्या किया? इन्वेस्टमेंट। और उसका फाइनल यूजर कौन हुआ? प्रोड्यूसर। क्यों? उसका मेन पर्पस कोई सेल करना तो नहीं था उसको, तो वो भी क्या हुआ बेटा? फाइनल गुड्स हुई। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। तो हम कहते हैं फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर। कौन यूज करेगा उसको? फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कंज्यूमर भी हो सकता है, जो किस पर्पस के लिए कर रहा है? कंजप्शन पर्पस के लिए। और प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो किस लिए कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। समझ आया पॉइंट? सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर, used for either for consumption purpose or for investment purpose. कोई डाउट? पक्का? एग्जांपल लाइक बेटा फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। कंज्यूमर में लाइक ब्रेड, अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो क्या होगा? फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर के एग्जांपल लाइक मशीन, वो किसके लिए है? प्रोड्यूसर के लिए बनी थी और वो यूज कर रहा है, तो वो किस में आएगा? हमारा प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। आ रहा है समझिए पॉइंट? कोई डाउट? अब एक एग्जांपल लेते हैं यहां से और उसके फीचर्स को मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करता हूं। बेटा जो हमने शर्ट पहनी है वो बनी कैसे? पहले क्लॉथ, कपड़ा बना होगा। कपड़े से पहले क्या था? यान, थ्रेड। थ्रेड से पहले क्या थी? कॉटन। यही चीज थी, कॉटन, यान, क्लॉथ, शर्ट। और ये मेरी क्या है बेटा? प्रोडक्शन बाउंड्री। और ये मेरे क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है मेरे? इंटरमीडिएट गुड्स, दैट इज रॉ मटेरियल। और शर्ट मेरा क्या है? फाइनल गुड। क्या है मेरा? फाइनल गुड। तो एक चीज देखो, शर्ट जो है फाइनल गुड, क्या ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है? प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है? बाहर। तो देखो यहां पर दिस गुड्स क्रॉसेस द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। ये गुड किसके लिए बना है? कंज्यूमर। किसके लिए बना है? कंज्यूमर। तो ये कौन कंज्यूम करेगा? फाइनल यूजर। दिस गुड्स आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर। कोई डाउट? अब बेटा अगर मान लो कॉटन वाले से पूछा हमने कि आपने कितने की प्रोडक्शन करी, वो कहते हैं सर मैंने 1000 रुपीज की प्रोडक्शन करी है, और किसी नेशनल इनकम काउंटिंग वाले ने उसकी अमाउंट लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक तो। बट फिर यान वाला 1000 रुपीज की कॉटन लेकर आया, 500 उसने अपने ऐड किए, टोटल कितने की प्रोडक्शन होगी? 1500। अगर 1000 रुपीज उसके भी काउंट हो जाए, 1500 इसके भी काउंट हो जाए, तो टोटल कितनी की होगी नेशनल इनकम? 2500। बट अभी तक तो 2500 का हुआ ही नहीं कुछ। 1000 यहां से था, 500 यहां से था, टोटल कितने की हुई है? 1500। तो इससे क्या हो रही है? डबल
काउंटिंग क्या हो रही है। तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली किस में इंक्लूड होंगी, शर्ट में। तो सिर्फ हम किसकी वैल्यू ले लें, शर्ट की। तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग खत्म हो जाएगी प्लस, और ये नेशनल इनकम में बेस्ट आंसर भी देगा। So the value of final goods included in the estimation of national income because it avoids the problem of double counting. Double counting को क्या करता है, अवॉइड करता है। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, जो आप लोगों ने शर्ट या टी शर्ट्स पहनी है, क्या इसके अंदर कोई एडिशन हो सकता है? नहीं। आप तो नहीं करोगे ना एडिशन, क्यों? क्योंकि आपको कोई प्रोडक्शन पर्पस है नहीं है, सेल करना है नहीं है, तो कोई एडिशन होगा नहीं। तो इस एडिशन नहीं होगा तो इस मींस फाइनल गुड्स में हम कभी भी कोई एडिशन नहीं करते। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इससे? कंसेप्ट क्लियर है फाइनल का? नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बेटा? इंटरमीडिएट जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे। किस लिए पर्पस में यूज होंगे? फर्दर प्रोडक्शन, जैसे लाइक रॉ मटेरियल, और वो रीसेल पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। किस पर्पस के लिए हो सकते हैं? रीसेल पर्पस के। क्लियर? वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा मेरा? इंटरमीडिएट गुड। सिंपल सा पॉइंट बोलते हैं, दोज गुड्स which are either for resale purpose or for further production purpose, that is known as intermediate goods। कोई डाउट है यहां तक? अब आप एक चीज बताना, इंटरमीडिएट गुड्स क्या प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं? नहीं। गुड्स लाइज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या ये डबल काउंटिंग क्रिएट करते हैं? करते हैं। क्या ये नेशनल इनकम में आने चाहिए? नहीं। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, रादर इट इज सब्ट्रैक्ट। कहते हैं अगर गलती से ऐड कर दिया तो माइनस कर देना इसको। क्लियर? दिस गुड्स क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। बेटा ये गुड कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर? प्रोड्यूसर। कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर। गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर। क्लियर? क्या वैल्यू एडिशन पॉसिबल है इनमें? यस। इसमें मैं एडिशन कर सकता हूं, तब क्या बन जाएगा? यार। यार में एडिशन करूंगा क्या बनेगा? क्लॉथ। क्लॉथ में एडिशन करूंगा क्या बनेगा? शर्ट में कोई एडिशन हो ही। आया समझिए पॉइंट? कोई डाउट? बेटा ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है? जब स्टार्टिंग में बना था तब से फाइनल है। क्यों? क्यों? ये इंटरमीडिएट भी हो सकता था और फाइनल भी था। कैसे? जब ये इंटरमीडिएट कब था? जब ये शॉपकीपर के पास था। क्यों? वो किस लिए लेकर आया इसको? सेल आउट करने के लिए। क्लियर है? तो क्या था ये? इंटरमीडिएट। जब इसको मैंने ले लिया तो ये क्या बना? फाइनल। रीजन? क्योंकि मैं इसको अपनी प्रोडक्शन पर्पस के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? या कंजप्शन पर्पस के लिए? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब एक मोबाइल फोन फाइनल है, इंटरमीडिएट है? फाइनल। वो डिपेंड करेगा। क्यों? अगर शॉपकीपर के पास है वो क्या है? फाइनल। वो क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है वो? इंटरमीडिएट। और अगर वही फोन मैं लेकर आऊंगा तो क्या बनेगा? फाइनल गुड्स। समझ आया? जेठालाल ने फ्रिज लिया तो क्या होगा? फाइनल और इंटरमीडिएट। अगर उसने बेचने के लिए लिया, इंटरमीडिएट। ठीक है? और उसने अपने घर पे लिया तो, और बबीता जी को दिया तो गिफ्ट, तब भी क्या बनेगा? फाइनल, क्योंकि उसका सेल पर्पस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल और इंटरमीडिएट में डिफरेंस। मीनिंग क्या फाइनल का बेटा? जो फाइनल यूजर यूज करेगा, आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। और इंटरमीडिएट क्या होगा? रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। डबल काउंटिंग कौन क्रिएट करेगा? इंटरमीडिएट। फाइनल अवॉइड करते हैं। नेशनल इनकम में कौन आएगा? फाइनल। इंटरमीडिएट नहीं आएंगे। प्रोडक्शन बाउंड्री कौन क्रॉस करता है? फाइनल। इंटरमीडिएट नहीं करते। वैल्यू एडिशन किसमें पॉसिबल है? इंटरमीडिएट। फाइनल में नहीं होगी। नेक्स्ट, एंड यूज क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कोई गुड्स क्या फाइनल ही होता है या इंटरमीडिएट, वो डिपेंड करता है उसकी यूज के ऊपर। ब्रेड फाइनल है, इंटरमीडिएट है? दोनों हो सकते हैं। अगर ब्रेड घर पे लेकर आ रहे तो फाइनल, वहीं पर बेकरी वाला लेकर जा रहा है या होटल वाला लेकर जा रहा है तो इंटरमीडिएट। समझ आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने बताया था। कैपिटल फॉर्मेशन वाला।
और किसको नहीं मिले? जाते हुए लेके जाइए रुद्र, वो मेरे ख्याल फिर से। यहां तक क्लियर है? अच्छा सुनो, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों सेम होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। लाइक मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास स्टार्टिंग में 5 मशीन थी, एट द एंड मेरे पास कितनी है? 7 मशीन। तो उसको कितना ईयर में कितना इन्वेस्ट किया? 2 मशीन। कितना इन्वेस्ट किया? 2 मशीन। तो ये क्या किया मैंने? एड ऑन किया। क्या किया मैंने? किस में एड ऑन किया? मशीन्स में, नहीं कैपिटल गुड्स। किस में एड ऑन किया? कैपिटल गुड्स। कितने? ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कोई डाउट बेटा यहां तक? बेटा इन्वेस्टमेंट होती है दो टाइप की। कितने टाइप की होती है? दो। कौन कौन से? फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से? फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री। देखो फिक्स तो हमें पता ही है, कैपिटल। इन्वेंट्री में, रॉ मटेरियल में भी तो मेरा पैसा लग ही रहा है ना, तो वो भी क्या मेरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो ये एग्जांपल दिया 5 मशीन 2 मशीन वाला, वो किसका एग्जांपल है? हमारा फिक्स। फिक्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बेटा, एक बिजनेस फिक्स और एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। बिजनेस फिक्स एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? जो कि हमारा फिक्स एसेट का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे लाइक मेरे पास स्टार्टिंग में 5 थी, एट द एंड मेरे पास 7 मशीन है, तो ड्यूरिंग द मैंने कितनी मशीन में इन्वेस्टमेंट की? 2 मशीन में। तो अगर हमें चेंज कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अकाउंट्स में उल्टा होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये याद रखना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की बताई मैंने? दो। कौन कौन सी? बिजनेस फिक्स, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। बिजनेस फिक्स कौन सी होती है? जो कि न्यू मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट हुई है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कौन सी होगी? गवर्नमेंट ऑन रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर एक्सेट्रा, इन चीजों में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किसमें आएगा? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा एग्जांपल से करते हैं। देखो वैसे तो समझ आएगा कि रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड अनसोल्ड। पनीर के पकोड़े जो शादियों में मिलते हैं, ठीक है, अब रात को शादी है और जो केटरिंग वाला ऑन द स्पॉट थोड़ी ना बनाएगा, वो सुबह बना के रख लेते हैं। सुबह उसमें से कुछ पकोड़े कच्चे रहते हैं, जो कच्चा बनाया उसने क्या रह गया? वो रॉ मटेरियल। जो उसने हाफ फ्राई करके रखे हैं वो क्या हुआ? सेमी फिनिश गुड। और जो उसने बनाए, सर्व कर दिए, जो बच गए वो क्या हुआ? फिनिश गुड अनसोल्ड। सेम बिजनेस में भी होता होगा। बिजनेस वाला रॉ मटेरियल लेकर आया, कुछ रह गया रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल में आ गया। कुछ पाइपलाइन में अभी ना तो फिनिश गुड है ना ही वो रॉ मटेरियल, तो वो किस में आएगा? सेमी फिनिश गुड्स। और कुछ जो फिनिश गुड्स हो चुके हैं बट अभी सेल नहीं हुए, वो किस कैटेगरी में रहेगा? फिनिश गुड अनसोल्ड। तीनों को प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगी बेटा मेरे पास? करंट, कैपिटल और इन्वेंट्री स्टॉक। फॉर्मूला सेम है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। तो इंपॉर्टेंस क्या बेटा इसकी? एक तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। मान लो मैं 5 मशीन से 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था? 500 कर सकता था, सॉरी, अभी प्रोडक्टिविटी है। अब मैंने 2 मशीन में और ऐड कर लिया, तो मैं कितनी कर सकता हूं? 700। तो उसका मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है? इंक्रीज। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, जो कि क्या शो कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन। प्लस बेटा मशीन अपने आप तो काम नहीं करेंगी, तो मुझे क्या चाहिए होगा? इंप्लॉय। कौन चाहिए होगा? इंप्लॉयज। तो इंप्लॉयज अगर मैं मांग रहा हूं तो मैं क्या जनरेट कर रहा हूं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या जनरेट कर रहा हूं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट। समझ आया पॉइंट? तो इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की है? कौन कौन सी? फिक्स एंड इन्वेंट्री। फिक्स कौन सी होती है? जो फिक्स एसेट्स में होगी। कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? बिजनेस फिक्स एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। बिजनेस फिक्स कौन सी होती है? जो प्लांट, मशीनरी। और रेजिडेंशियल रॉ मटेरियल, रोड्स, ब्रिज, फ्लाई। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स विच इज अनसोल्ड।
क्लियर है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन, क्या होती है बेटा डेप्रिसिएशन? जब एक एसेट की वैल्यू डाउन जाती है, क्यों जा रही है डाउन? ड्यू टू इट्स यूज। जब हम उसको यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू डाउन जाएगी, वो ऑटोमेटिकली है। एक एसेट में लेकर आया, उसकी वैल्यू डाउन जानी ही जानी है क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूं बार, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगा बेटा? मेरा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? किस कैटेगरी में आ रहा है वो? डेप्रिसिएशन। लाइक मैंने 2010 में एक कार परचेज करी 5 लाख की, ठीक है? कितने की परचेज कर रहा हूं? 5 लाख। और वो मुझे 15 किलोमीटर एवरेज देती है, ठीक है? अब 2024 में वही सेम कार क्या 5 लाख की सेल हो जाएगी? नहीं। कितने की होगी? ऑलमोस्ट लेटर से 1 लाख, 1 लाख की सेल हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ग्रेजुअली क्या करा? यूज करता गया, तो उसकी ग्रेजुअली वैल्यू डाउन होती, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है? अब वैल्यू डाउन हुई, क्या बेटा मुझे सेम वो सेम किलोमीटर पर आप वो दे रही होगी पर लीटर? नहीं, उसकी वैल्यू भी क्या हुई है? कम हुई होगी, प्रोडक्शन कम हुई है। यहां पर प्रोडक्शन कम हुई है, बंद नहीं हुई, ये ध्यान रखना पॉइंट। प्रोडक्शन क्या हुई है? कम हुई है, बंद नहीं। सो डेप्रिसिएशन में प्रोडक्शन नेवर स्टॉप, प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होती, प्रोडक्शन ऑलवेज फॉल। प्रोडक्शन क्या होगी? हमेशा डिक्रीज होगी, बट कभी भी स्टॉप नहीं होगी। समझ आया बेटा पॉइंट? है कोई डाउट है इसमें? सेकेंड थिंग बेटा, जब मुझे पता है कि 15 साल बाद मुझे 5 लाख चाहिए होंगे, किस लिए? ताकि मैं कार ले सकूं, तो एक चीज बताना, मैं 15 साल तक बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहूं वो इजी रहेगा, या 15 साल बाद सीधा ही 5 लाख निकालूं वो इजी रहेगा? थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता रहूं वो इजी रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। जब मुझे पता है ये चीज होगी, एक्सपेक्टेड है, सो आई कैन मेक प्रोविजन फॉर इट। समझ आया पॉइंट? सो डेप्रिसिएशन होता है जब एक एसेट की वैल्यू डाउन जा रही है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर प्लस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर तो समझ आ गया हमें कि 3 साल पहले गाड़ी ली, 3 साल बाद बेचेंगे, सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों? उसको यूज कर लिया। बट मान लो मैंने गाड़ी ली, 10 दिन बाद बेच रहा हूं, क्या मुझे तब भी सेम वैल्यू मिलेगी? नहीं, क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज होगी प्लस डिमांड चेंज हो रही है, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या चलेगी? डाउन चलेगी। क्लियर है? तो वो किस में आता है? एक्सपेक्टेड है कि इतना तो डाउन जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट है बेटा इसमें? अब डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन स्टॉप होती है, फॉल होती है? फॉल। क्या आप डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है, पता ही होगा ऐसा, तो प्रोविजन बन सकती है। एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट, कैपिटल लॉस। बेटा अगर मान लो इंडिया में अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी, क्या यहां पर प्रोडक्शन स्टॉप होगी? फॉल होगी? स्टॉप। ठीक है? तो कैपिटल लॉस कहता है रिडक्शन इन द सॉरी डिस्ट्रक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रोडक्शन ही बंद हो, या इकोनॉमिक रिसेशन की। अब बेटा ये एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड है? अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड है तो प्रोविजन बन सकती है? नहीं बन सकती? हम अनएक्सपेक्टेड के केस में प्रोविजन नहीं बना पाए। समझ आया पॉइंट? अच्छा, डिफरेंस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एंड कैपिटल लॉस क्या होती है? डिस्ट्रक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एंड इकोनॉमिक रिसेशन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन लाइक 2020 में आया था, जब कोरोना आया तो मोस्टली कंपनीज बंद होगी, तो वो तो प्रोडक्शन करना चाहती थी बट वो नहीं कर पाई। समझ आया पॉइंट? प्रोविजन किस में बन सकती है? डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड। कैपिटल लॉस में नहीं बन सकते, क्यों? अनएक्सपेक्टेड है। कॉज क्या है डेप्रिसिएशन का? नॉर्मल वियर एंड टियर। और कैपिटल लॉस का? नेचुरल डिजास्टर। प्रोडक्शन किस में स्टॉप होगी? कैपिटल लॉस। और डेप्रिसिएशन में फॉल हो। कोई डाउट है बेटा यहां तक? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है तो वैसे, कि अगर मान लो मैंने 1 लाख का एसेट लिया,
10 ईयर्स चलता है कैसे, हर साल कितने की डेप्रिसिएशन हुई, तो उतने की मैं क्या करता रहूंगा, प्रोविजन बना। समझ आया पॉइंट? दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एनी डाउट? बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था ना इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो सेम पॉइंट आ गया। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की थी, 2। कौन कौन सी, बिजनेस फिक्स एंड इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की थी, फिक्स एंड इन्वेंट्री। कौन कौन सी थी, फिक्स एंड इन्वेंट्री, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स कितने टाइप की थी, 2। कौन कौन सी, बिजनेस फिक्स एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। सेम ही पॉइंट आ रहा है। अब इसमें ना बेटा पॉइंट आएगा ग्रोस और नेट का, जो डेप्रिसिएशन में भी आता है। देखो ग्रोस का मतलब होता है टोटल, क्या मतलब होता है, टोटल। और नेट का मतलब होता है चेंज, मतलब एग्जैक्ट चेंज कितना है, क्लियर, प्लस माइनस करने के बाद। तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास स्टार्टिंग में 5 मशीन्स थी, कितनी मशीन्स थी, 5। ड्यूरिंग द ईयर मेरी इन्वेस्टमेंट हुई 2 मशीन में, कितनी मशीन में, 2। एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन हुई जी 1 मशीन की, कितनी मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, 1 मशीन डेप्रिशिएट होगी। फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे पास लास्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट है 7 मशीन की, कितनी मशीन की, तो क्या मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया यहां से, ना, इंक्लूड रखा है मैंने यहां पर। तो ग्रोस वो चीज होती है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है। क्लियर है, डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, इंक्लूड। समझ आ रहा है पॉइंट? नेट, मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 5 ही थी, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की 2 मशीन में, कितनी मशीन में, 2, और 1 मशीन क्या होगी मेरी, डेप्रिशिएट होगी, वो माइनस कर दी मैंने यहां से। फिर मैं कहता हूं जी मेरे पास है 6, तो मैंने डेप्रिसिएशन क्या कर दिया यहां से, माइनस। तो नेट में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। आया समझे बेटा पॉइंट? कोई डाउट? पक्का? नेट का। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल के साथ। बेटा एक सर्कल है, अब ये सर्कल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, हमें नहीं पता, बट हमें पता है सर्कल घूमता जा रहा है, राइट। सेम यहां पर है बेटा, प्रोडक्शन हुई, किसने करी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। किसके थ्रू, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 होती है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारी चीजें आएगी। तो उन दोनों का यूज करके उसने क्या करी, प्रोडक्शन करी। अब प्रोडक्शन हुई, जिन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प किया, जैसे लैंड ने, लेबर ने, कैपिटल ने, एंटरप्रेन्योर ने, उन सबको यहां पर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिल गया उनको। अब जिनको पैसा मिला वो यहां पर क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। खर्च कर देंगे, फिर प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया, फिर प्रोडक्शन हो गई, इनकम आई, एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, पैसा कहां से आया, प्रोडक्शन हुई है तो पैसा कहां से आया, इन्वेस्ट के लिए पैसा कहां से आया, चौक पे थोड़ी ना खड़ा पड़ा था कि चौक पे गए उठाया पैसा और लेके आ गए, लोन। उसके लिए तेरी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए तेरे पास पैसा कहां से आया, सेव कहां से करा है, 2 नंबर में तो पैसा आया होगा तो कहीं ना कहीं से। तो मेन पॉइंट है, हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्शन हुई पहले, इनकम जनरेट हुई पहले, या एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, हमें नहीं पता कि पहले प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई, या फिर खर्चा हुआ। हमें तो इतना पता है सर्कल है, चलता जाएगा। जब तक ये सर्कल घूम रहा है तब तक तो इकोनॉमी मेरी वर्क कर रही है। जिस दिन ये सर्कल घूमना बंद हो गया, ठीक है, जैसे ही घूमता गया घूमता गया घूमता गया, तो सर्कल चलता है, इकोनॉमी चल रही है। हम कहते हैं ना कि सर्कल रुक गया हमारा। सर्कल रुक गया मतलब क्या, पैसे आ नहीं रहे, आगे देंगे कहां से, देंगे नहीं तो आगे उसके पास कैसे जाएगा, उसके पास नहीं आएगा तो मेरे पास कहां से आएगा। तो सर्कल रुका हुआ है अभी, तो इकोनॉमी रुक जाएगी। तो जब तक ये सर्कल चलेगा तब तक तो इकोनॉमी चलेगी। जिस दिन ये सर्कल बंद हो गया, इकोनॉमी बंद। क्लियर हुआ पॉइंट? और जितने मैग्नीट्यूड से, मतलब जितनी तेजी से सर्कल घूमता रहेगा, उतनी तेजी से इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। समझ आया पॉइंट? सो सर्कुलर फ्लो या इकोनॉमिक फ्लो वो फ्लो होता है जिसका ना तो कोई
बिगिनिंग पॉइंट होता, ना ही कोई एंड पॉइंट, वो चलता रहेगा। इट हैज नाइदर एनी बिगिनिंग नोर एनी एंड, इट ऑलवेज मूव। क्लियर, चलता रहेगी चीज। ठीक है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन, एंड सो ऑन, चलती रहेगी चीज। दो तरह के फ्लो आएंगे बेटा यहाँ पर, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। कौन कौन से होते हैं? रियल फ्लो एंड मॉनेटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी, सिर्फ किसकी बात होगी? गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ और किसी की नहीं, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम? रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। और मॉनेटरी फ्लो क्या होती है? फ्लो ऑफ मनी इनकम। जब हम सिर्फ पैसे का फ्लो देखते हैं, किसका फ्लो देखते हैं? पैसे का, तो वो क्या होगा बेटा? मॉनेटरी फ्लो। क्या होगा वो? मॉनेटरी फ्लो। कोई डाउट? तीन फेजेस जो हमने पढ़े उन्हीं को एक्सप्लेन करा, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन एंड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटा प्रोडक्शन फेज में हमने क्या करा? प्रोड्यूस किया, किसके थ्रू? फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, दोनों का यूज कर हमने क्या करी? प्रोडक्शन कर दी। अब जिन्होंने प्रोडक्शन करी है, जिसमें जितना ऐड किया उसको मॉनेटरी मेथड में कन्वर्ट कर उसको पैसा दे देंगे। लैंड को क्या दे देंगे? रेंट। लेबर को क्या दे देंगे? वेजेस। कैपिटल पर क्या दे देंगे? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? प्रॉफिट। सबको पैसा दे दिया जाएगा। तो इस सेकंड वाले केस में क्या हुआ? इनकम जनरेट हो। जैसे इनकम जनरेट हुई, सामने वाला क्या करेगा? खर्च करेगा। कंज्यूमर के पास आया तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, प्रोड्यूसर के पास आया तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। एनी डाउट? पक्का? अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी बताता हूं, पहले उससे पहले ये वाला पॉइंट समझो। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये 3 सेक्टर होते हैं, बट सिलेबस में कौन सा है? 2 सेक्टर। तो 3 और 4 हमने करना नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर 2 सेक्टर में कौन कौन आएगा? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखो हम हाउस होल्ड है, हमारे बीच में से कोई बंदा जाएगा जिसके पास लैंड होगी, कोई पर्सन होगा जो लेबर का काम करेगा, कोई पर्सन होगा जिसका पैसा होगा, और कोई पर्सन होगा जो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस चलाएगा। अब देखो प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए मुझे फैक्टर सर्विसेज चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज। कौन दे रहा है उसको? हाउस होल्ड। हम लोग देंगे। हम लोग कहते हैं सर ठीक है, आप फैक्टर सर्विसेज ले लो यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लो आप? फैक्टर सर्विसेज। उसे फैक्टर सर्विसेज मिल गई, फ्री में मिली है ना। फैक्टर सर्विसेज कहां मूव करिए? लेफ्ट टू राइट। कहां मूव करिए? लेफ्ट टू राइट। समझ आ रहा है पॉइंट? अब उसको फैक्टर सर्विसेज मिल गई, फ्री में तो नहीं मिलेगी, उसको क्या देना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट। तो क्या मिली उसको? फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट जो मिल रही है बेटा, वो कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो? मॉनेटरी फ्लो। और फैक्टर सर्विसेज का कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। कौन सा फ्लो होगा? रियल फ्लो। कोई डाउट है यहां तक? अब प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, किसके लिए बनाई? हाउस होल्ड के लिए। किसके लिए बनाई? हाउस होल्ड के लिए। कौन सा फ्लो हुआ? रियल फ्लो। कौन सा फ्लो हुआ? रियल फ्लो। फ्री में बनाई, कंज्यूमर ने क्या किया? उसको कंज्यूम। क्या किया? कंज्यूम। तो उसके अगेंस्ट वो क्या आ जाएगा उसको? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देखो अगर इसका रियल राइट टू लेफ्ट गया तो उसका मॉनेटरी कहां है यार? लेफ्ट टू राइट। यही हुआ है। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करे? ऑपोजिट डायरेक्शन। सो रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट है बेटा? सेकंड, प्रोड्यूसर उतनी ही अमाउंट रिसीव करेगा जितना कंज्यूमर स्पेंड करे। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा सर मैंने 1000 रुपए का सामान लेना है, तो मैं उसको 1000 रुपए दे रहा हूं, मेरा खर्चा कितना हुआ? 1000। तो सामने वाले की इनकम भी कितनी हुई? 1000, उससे ज्यादा की नहीं हो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या बेटा? ये बताता है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। कि लाइक हमें, मैं हाउस होल्ड के ऊपर, सॉरी प्रोड्यूसर के ऊपर कितना डिपेंड, और प्रोड्यूसर मेरे ऊपर कितना डिपेंड।
नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में बताएगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब जितनी ज्यादा तेजी से घूमेगी सर्कल फ्लो, उतनी ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी। और ये हमें इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में बताते हैं? इंजेक्शंस और लीकेजेस। इंजेक्शंस क्या होता है, लीकेजेस क्या होते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा, मैं उसमें समझाता हूँ। समझ आ गया यहाँ तक? जो नोट्स में मैंने 4 सेक्टर दिया हो वो सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है बेटा, दूसरे वाले नोट्स में हो। ठीक है, नेशनल इनकम, इसके मैंने दो तीन टॉपिक करवाने हैं मेन। नेशनल इनकम क्या होता है, प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट, बस ये मेन 2-3 टॉपिक करवाने हैं। नेशनल इनकम क्या बेटा, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करो, मैं वर्ड बोल रहा हूं फाइनल, मैं सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोल रहा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरमीडिएट भी आ जाएगा और उससे डबल काउंटिंग हो जाए। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी मतलब मनी वैल्यू। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की, उसकी मनी वैल्यू को अगर हम काउंट करते हैं तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। लाइक देखो, एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन काउंटिंग ईयर। फीचर सिर्फ कितने साल के लिए होगी? 1 अकाउंटिंग ईयर। कौन सा कंसेप्ट है ये? फ्लो। अभी आएगा, बताऊंगा क्या होता है फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम किस टर्म में एक्सप्रेस होगी? मॉनेटरी टर्म्स में। और ये सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। कोई डाउट है बेटा यहां तक? पक्का? सो स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं आपको पूछता हूं कि आपके पास अभी कितने पैसे, आप कहते हो सर मेरे पास 500 रुपीज है। ऑन द स्पॉट ये पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहा हूं, दैट इज नोन एज स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो होता है एक पीरियड में चेक करना। मैं कहता हूं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके पास कितने पैसे थे? सर वो तो चेंज हुए होंगे, कभी ज्यादा भी होंगे, कभी कम भी होंगे, कभी जीरो भी होगा, कभी माइनस में भी गए होंगे। तो वो किस कैटेगरी में आ गया? मेरा फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि एक पीरियड में चेक किया। क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं स्टॉक क्या है फ्लो क्या है। ये क्वेश्चन आएगा, नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट? स्टॉक कंसेप्ट। उसकी लाइन में भी लिखा हुआ मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मीनिंग क्या होगा बेटा? स्टॉक का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, फ्लो ओवर अ पीरियड चेक कर। टाइम डायमेंशन, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन है, किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हो। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। एंड लास्ट, नेचर ऑफ कंसेप्ट, स्टॉक कभी चेंज नहीं हो सकता ऑन द स्पॉट, फ्लो चेंज हो सकता है क्योंकि वो पीरियड में चेक किया जाता है। क्लियर है बेटा पॉइंट? फिर एक जो पॉइंट मैंने अभी कहा था इंजेक्शंस और लीकेजेस, आगे आएगा, वो क्या होता है? इंजेक्शंस होते हैं जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। जब हम मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। और लीकेजेस क्या होते हैं? जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज। अब फॉर एग्जांपल लाइक मैं कहता हूं मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो मार्केट में पैसा इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो पैसा ज्यादा आ रहा है, कंजप्शन ज्यादा हो रही है तो पैसा ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो इससे मनी सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज। तो वो कौन सा कंसेप्ट होगा? इंजेक्शन। और लीकेजेस क्या हो रही है? मैं कहता हूं मार्केट में टैक्स ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो लोगों के पास पैसा कम बचा, तो क्या हो रही है? लीकेज। लोगों ने ज्यादा इंपोर्ट किया तो पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, तो क्या हो रही है? लीकेज। समझ आया पॉइंट? तो लीकेजेस वो होते हैं जिससे मनी सप्लाई कम होती है, और इंजेक्शन वो होते हैं जिससे मनी सप्लाई ज्यादा हो। क्लियर है पॉइंट? प्लस मनी जो इंजेक्शन होता है उससे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा आ रहा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, डिमांड भी ज्यादा है। और लीकेजेस का क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट। समझ आया पॉइंट? चलो, मीनिंग समझ आ गया, जिससे मनी फ्लो क्या हो रही है? इंक्रीज। और लीकेजेस में मनी फ्लो क्या हो रहा है? डिक्रीज। प्रोडक्शन के ऊपर इंजेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि हर चीज इंक्रीज होगी। और लीकेजेस में क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इंजेक्शन में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और डिमांड। और लीकेज में दोनों में क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट। एग्जांपल्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इसका क्या आएगा? सेविंग, टैक्सेस एक्सेट्रा। एनी डाउट? अब आया मेन पॉइंट जिसके लिए सब डरते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले
क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, ये देखते हैं कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया, सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नोट। डर लगता है इसी पॉइंट से, पता चले हाँ लिख दिया और आंसर था ना, और ना लिख दिया पता चले आंसर था हाँ। यही होता है। किस किस के पेपर में अभी तक ठीक नहीं होते पॉइंट, सॉरी किस किस के पेपर में ठीक हुआ है वही खड़ा कर लो, क्योंकि आधी क्लास खड़ा कर लेगी हाथ। देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम करवाया था, सुन लो बेटा, तेरा तो पेपर ही नहीं ठीक होता, तू का हाथ खड़े कर रहे हैं? नो अच्छा सुनो 2 सेकंड। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बेटा लास्ट में फोन छोड़ दो, ये कंसेप्ट जो इतना मुश्किल नहीं है, इसको एक पॉइंट समझने वाला है, बस वो पॉइंट समझ लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और उस पॉइंट के कंसेप्ट के बेस पर ही रखना है कि हर चीज क्लियर होती रहे। डोमेस्टिक टेरिटरी एक बारी ऐसा करते हैं, जितना जो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में जो भी चीज़ है सब भूल जाना एक बारी। अगर मैं एक ले मैन से पूछता हूँ, तुम लोग ले मैन हो, ले पर्सन हो, पता ही नहीं है तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है क्या नहीं, वो तो वैसे भी नहीं पता। अगर मैं पूछता हूँ कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है? जो इंडिया की बाउंड्री होगी, एक हर पर्सन वही कहेगा ना सर जो इंडिया की बाउंड्री है वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। सेम अगर मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे घर की टेरिटरी क्या है, जो तुम्हारा घर जितने एरिया में है वो तुम्हारी क्या है? टेरिटरी है। अब उस टेरिटरी के अंदर, तुम्हारे घर की टेरिटरी के अंदर जो भी सामान है वो किसका बिलोंग है, किससे बिलोंग करता है? तुम्हारे से। तो किसकी टेरिटरी में आना चाहिए? तुम्हारी टेरिटरी में आना चाहिए। बट उस टेरिटरी के अंदर कुछ ऐसा सामान भी होगा जो तुमने अपने फ्रेंड से बोरो किया होगा, ठीक है, वो तुम्हारी टेरिटरी का तो पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको निकाल फेंको बाहर, उसको इंक्लूड नहीं करना ना। सेम कुछ ऐसा सामान भी होगा जो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोरो करके लेकर गया होगा, वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए? तुम्हारी टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए, उससे वापस मांग लो, ठीक है। सेम इंडिया में, ये पूरी कंट्री के लिए हम कहते हैं लेटर से ये इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, चाहे कोई भी करे, रेजिडेंट करे या फिर नॉन रेजिडेंट, बट प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? इंडिया में। प्रोडक्शन कहां पर हो रही है? इंडिया में। तो किसकी टेरिटरी का पार्ट बनेगा? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बनेगा। समझ आया पॉइंट? चाहे वो इंडियन कर रहा है या फिर नॉन इंडियन, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए वो प्रोडक्शन कहां हुई है? इंडिया में हुई है, तो किसकी टेरिटरी का पार्ट है वो? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट। समझ आया पॉइंट? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बाहर हो रहा है सब कुछ, चाहे वो इंडियन करे या फिर नॉन इंडियन करे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं हो, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आया कंसेप्ट? सेकंड, इसमें एम्बेसीज का थोड़ा सा अलग है। एम्बेसीज जो होती है वो बाहर जाएंगी, हमारे देश में रहकर क्या करेंगी? अपनी खुद की। तो इंडियन एम्बेसी इंडिया से बाहर है, इंडियन एम्बेसी इंडिया से क्या है? बाहर। अब इंडियन एम्बेसी अगर इंडिया से बाहर है, पहली बात तो एम्बेसी किसकी है? किसके लिए काम करेगी? किसकी टेरिटरी में आनी चाहिए? इंडिया में आनी, उसको इंडिया में डाल दो, ठीक है। बट इसके साथ कोई भी काम कर रहा हो, अमेरिकन, जापानीज, पाकिस्तानी, रशियन, कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, वो भी किसका पार्ट बनेगा? इंडिया का पार्ट। किसका पार्ट बनेगा? इंडिया का पार्ट।
समझ आया पॉइंट? सेम अगर फॉरेन एम्बेसी इंडिया में होगी, फॉरेन एम्बेसी कहां पर है? इंडिया। किसकी है? बाहर की। किसकी है? बाहर की। तो किसके लिए काम कर रही है? बाहर के लिए काम कर रही है। तो किसकी टेरिटरी में आना चाहिए? बाहर की टेरिटरी में आना चाहिए। तो मेरे पास इसका कोई काम नहीं है। अगर इसके साथ कोई इंडियन भी जुड़ा हुआ है, ये इंडियन को कुछ भी पे कर रही है, तब भी इंक्लूड नहीं हो। आया समझिए पॉइंट? अब मैं पॉइंट्स पूछता हूं, इन चारों पॉइंट्स को देखना और आंसर करके बताना कि क्या हो। A branch of SBI in America earning a good profit is a part of domestic territory of India or not? No, it's not a part of domestic territory of India. कहां पर है वो? बाहर। मैंने भी लिखा चाहे बाहर है, रेजिडेंट की है या नॉन रेजिडेंट, वो इंक्लूड नहीं होगा। समझ आया पॉइंट? फॉरेन बैंक इन इंडिया अर्निंग अ गुड प्रॉफिट देयर is a part of domestic territory of India or not? Yes, it's a part of domestic territory of India because अभी लिखा है सर्विसेज रेजिडेंट दे नॉन रेजिडेंट दे, वो इंडिया का पार्ट होगा। समझ आ रहा है पॉइंट? अच्छा जी, रिलायंस कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया गिविंग अप सैलरी टू एन ऑस्ट्रेलियन इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नो? रीजन सर्विसेज क्या है? बाहर। बाहर है तो बाहर ही रहे भाई। ठीक है। फॉरेन कंपनी इन इंडिया गिविंग अ सैलरी टू एन अमेरिकन, इंडिया में या अमेरिकन भी, सो अमेरिकन पर्सन इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट? यस, बिकॉज वो कहां पर काम कर रहे हैं? इंडिया में। समझ आया पॉइंट? अच्छा जी, सैलरी रिसीव्ड बाय अमेरिकन इन अमेरिका वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट? यस, ये है तो सब कुछ है। क्लियर? फॉरेन एम्बेसी गिविंग रेंट टू एन इंडियन इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट? नो। जब ये नहीं है तो कोई भी नहीं है। आया समझिए? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको माइंड में बिठा लेना और इसके बेस पर क्वेश्चन कर लेना, हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, बहुत ही रेयर है, अच्छी किस्मत होना तुम्हारी, ठीक है, कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर ले। ठीक है, बाकी अच्छी किस्मत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए। सिंपल सा पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगी। ठीक है, कोई भी शिप्स एयरक्राफ्ट, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट है, हमने इंडिया ने एयरक्राफ्ट जापान में भेज दिया कि जापान और चाइना में सर्विसेज दो जाकर, तो किसका है? इंडिया का। किसके कहने पर गया? इंडिया। किसकी टेरिटरी में आएगा? इंडिया की टेरिटरी में। कोई भी फिशिंग वेसल्स, जो भी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज होंगी, जितना पार्ट हमारा है उसमें जो भी हम अर्न करेंगे वो किसकी टेरिटरी में आएगा? इंडिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एम्बेसीज जो भी मैंने बताया, वो भी किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की टेरिटरी। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं एक, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? हु इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट? देखो, अगर हम किसी को पूछे नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, वो कहता है कि सर अगर किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप है, इंडिया का आधार कार्ड है, तो वो इंडिया का क्या होगा? नॉर्मल। बट हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहती है कि वो सिटीजनशिप से लेना देना ही नहीं है। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब क्या बन जाएगा वो? नॉर्मल रेजिडेंट। पहला, स्टे कितना ज्यादा होना चाहिए? 1 साल से ज्यादा का, मोर देन अ ईयर। प्लस उसका जो स्टे होगा वो इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, कि अपने आप को डेवलप करना है इधर ही, प्लस हमारी इकोनॉमी की जीडीपी को डेवलप करना। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या बन जाएगा वो? नॉर्मल रेजिडेंट। अदरवाइज वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो। समझ आया पॉइंट? तो हु आर ट्रीटेड एज बीइंग नॉर्मल रेजिडेंट? कहते जरूरी नहीं कि नॉर्मल रेजिडेंट के लिए इंडिविजुअल हो, एक कंपनी भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है। जैसे लाइक रिलायंस, किसकी नॉर्मल रेजिडेंट है वो? इंडिया। ओरिजिनेट कहां से हुआ वो? इंडिया से। नॉर्मल रेजिडेंट के लिए आपको सिटीजनशिप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। आप अमेरिका के सिटीजन होते हुए भी कहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हो? इंडिया। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे WHO, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी भी किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते। WTO, उसका जो हेड ऑफिस है कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब वो क्या वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा? नहीं, वो किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता।
बट अगर उसके अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। किसके कहने पर किया था? इंडिया के। तो किसके नॉन रेजिडेंट होगा? इंडिया का ही होगा, चाहे वो वहीं पर क्यों ना रह रहा। अजीत डोभाल सुना होगा, अजीत डोभाल सुना किसी ने नाम? डोरीमोन तो सुना होगा, हाँ यही सुनना तुम बैठ के, ठीक है, पेपर में लिख के आना डोरीमोन, ठीक है, निंजा हथौड़ी। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जैसे अजीत डोभाल था, हमारी कंट्री का एक रो एजेंट था, जो कि आज की डेट में हमारी कंट्री का रक्षा विशेषज्ञ बना हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ मतलब कि वो हमारी कंट्री के जो भी सिक्योरिटी मैटर्स है उनके ऊपर ध्यान रखता है। अच्छा ये तो सुना होगा, एक फाइटर पायलट था जो पाकिस्तान में गिर गया था, क्या नाम था उसका? अभिमन्यु, अभिनंदन था, अभिमन्यु नहीं था, अभिनंदन था उसका, अभिनंदन। उसको वापस लेकर आने में सबसे बड़ा हाथ अजीत डोभाल का। पाकिस्तान जो डरा था वो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल से डरा था, क्योंकि उसको पता है ये बंदा सनकी है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो बंदा पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके आया हुआ है। तो वो किसके कहने पर गया था? वो इंडिया। तो ये थोड़ी ना अगर 5 साल 10 साल 15 साल अगर वो वहां रह गया तो वो वहीं का हो जाएगा, वो किसका रहेगा? इंडिया का ही रहेगा। समझ आया पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारा, जैसे बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, रहते यहाँ पर है, काम करने कहीं और चले गए, फिर इधर आ गए, फिर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर चले गए, मतलब उनका स्टे यहीं का है। तो वो किस कंट्री के नॉन रेजिडेंट हो गए? जहां पर वो रहते हैं, ना कि जहां पर वो काम कर रहे हैं। समझ आया? तो कौन से ऐसे पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट नहीं माने जाते? फॉरेन विजिटर्स, जो घूमने आए हैं इंडिया में, जो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, पढ़ने आए हैं। अब जो कोई पढ़ने आया वो 3-4 साल तो रहेगा, तो क्या यहाँ का हो जाएगा वो? नहीं। तो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो वहीं का होगा जहां से वो बिलोंग कर। ये वहां से तो नहीं आते, नेपाल से। क्रू मेंबर्स, जैसे फिशिंग वेसल्स हो गए, ठीक है, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उसके क्रू मेंबर जाते हैं, वो 1 साल से ज्यादा बाहर रह गए, तो ये नहीं है कि वहीं के हो जाएंगे, वो उसी कंट्री से होंगे जहां से वो बिलोंग कर। अब जैसे मान लो कोई बाहर की कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश होना चाहती है, वो अपना सेटअप करना चाहती है, तो उसने अपना एक पर्सन भेज दिया, यहाँ पर जाओ इंडिया में जाकर अपनी कंपनी सेटअप करो। अब वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गया, तो क्या वो यहाँ का हो जाएगा? नहीं, वो तब भी कहाँ करेगा? उस कंट्री का जहां से वो बिलोंग। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ यहीं तक करवाना था, इसमें मेरे 3-4 टॉपिक रहते हैं, ठीक है, वो 3-4 टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, प्लस न्यूमेरिकल पार्ट्स में करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को इसका टेस्ट होगा। क्लियर?